आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम मईशत और सियासत में एक बार फिर जावेद मसूद ताहिर भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान का कौमी बजट पास हो चुका है और हम कोशिश करते हैं कि बजट से पहले भी, बजट के बाद भी, बजट से असरात और बजट के हवाले से अपने नाज़रीन को आगाही करते रहें कि क्या प्रपोज़ल दी जा सकती हैं और उसके बाद जो अप्रूव हो जाता है बजट, उसका क्या इम्पेक्ट हो सकता है और क्या फ़वाइद आवाम को मिल सकते हैं इस बजट से, और कैसे मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इस बजट के क्या असरात होंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी हैं जनाब नदीम भट्ट साहब, FCA हैं और लाहौर टैक्स बार एकेडमी के चेयरमैन भी हैं, जो उनके पूछेंगे कि एकेडमी के क्या असरात होते हैं। दूसरे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब इरफान इलियास साहब, जो FCA हैं, टैक्स बार के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, और हम इनसे बहुत शुक्रिया आप लोगों ने टाइम निकाला। पहले मैं व्हाट्सएप आपकी तरफ, ये आपने टैक्स एकेडमी के हवाले से बात की है जी सर, तो हम बजट के जो पास हुआ है उसके बाद में बात करते हैं ज़रा, क्योंकि एकेडमी का क्या रोल है टैक्स बार के हवाले से या अदरवाइज़ टैक्स के हवाले से। एक्चुअली सर, इसका पर्पज़ ये था कि जितने नए मेंबर हमारे आएंगे, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ITPs हैं या मुखला हज़रात, जो भी बार के मेंबर्स जी बार्स के मेंबर हैं, तो उनको हम इनिशली बजाय ये कि वो मार्केट में जाके या इधर उधर धक्के खाएं, तो हम उनको कोचिंग प्रोवाइड करें कि कैसे इनकम टैक्स रिटर्न, सेल्स टैक्स रिटर्न्स बनाई जाती हैं, लॉ को कैसे पढ़ना है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। तो उसमें फिर हमने ये किया कि हर थर्सडे को हमारा सेशन होता है, मुख्तलिफ सेशन है, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न्स पे, कभी वेल्थ स्टेटमेंट पे, कभी बजट पे, कभी प्री टेक्निकल शोबा है, जनरल सारी चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि उसमें लॉ भी पढ़ा जाता है, क्रॉस क्वेश्चंस भी किए जाते हैं। आप जो बार के मेंबर्स हैं सिर्फ उनको इन्वॉल्व करते हैं या अदरवाइज जो टैक्स कलेक्टर्स हैं उनको भी शामिल? एक्चुअली तो जब सेमिनार होता है तब तो सारे होते हैं उसमें, चाहे कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ, ICAP के साथ मिलके भी किया है, पाकिस्तान टैक्स बार के साथ मिलके भी किया है, ICMAP वाले भी आ जाते हैं, जो लोग हैं, ACCA वाले भी होते हैं, नहीं ऑफिशियल जो है टैक्स कलेक्टर, जी वो भी होते हैं, उनके चीफ कमिश्नर्स भी आते हैं जी, ट्रिब्यूनल के मेंबर्स आते हैं, जिसको वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी होते हैं जनाब, और इसकी बड़ी ज़रूरत भी है, जी बड़ी ज़रूरत होती है उसकी अवेयरनेस पर्पज़ के लिए। बेसिकली एकेडमी का पर्पज़ ये है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, बजाय ये कि वो लाइलम रहे और पता ना चले और लेट पता चले। तो ये पर्पज़ बेसिकली ये था कि एजुकेट किया जाए, और जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है वो भी हम फिर रिपोर्ट करते हैं FBR को कि जी ये इस एरिया में कोई प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आप रिटर्न में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मिनिमम टैक्स में बड़ा इशू आ रहा था कि रिटर्न्स कैलकुलेशन सही नहीं कर रही थी, तो वो जहाँ जहाँ चीज़ें आती हैं, जैसे जैसे लोग बताते हैं वो हम उनको एजुकेट भी करते हैं और ऊपर भी बताते हैं कि जी ये बेसिकली सर, ये तो मेरे सरे रहा, क्योंकि आपका ये एकेडमी के हवाले से बड़ा पॉजिटिव इकदाम है ताकि ये पता चले जनरल पब्लिक को भी। तो अब आप टैक्स के हवाले से, जो टैक्स हमारा बजट आया है, बजट के हवाले से आप क्या समझते हैं कि नुमाया एस्पेक्ट्स जो जनरल पब्लिक जिनका बेनिफिट लेती है? जी मैं इसको ना दो हिस्सों में सर करूँगा। मैं जहाँ भी गया हूँ जिस सेमिनार में भी, तो पहले मैंने ओवरऑल इकॉनमी की बात करनी है, 2-3 पॉइंट्स मेरे वो होते हैं, और 3-4 को पॉइंट्स में फिर बजट के में से निकाल लेता हूँ, क्रक्स जिसे आप कहते हैं जी। तो ओवरऑल तो ये देखें, 3 काम जो है ना अब करना बहुत ज़रूरी हो गया है, उसके बगैर आप इकॉनमी को, इस मुल्क को बेहतर तरीके पर रन नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस है। देखें अभी 32 लाख तकरीबन लोग हैं जो रिटर्न्स फाइल करते हैं। अब सारे लोगों का बोझ कैसे ये लोग 32 लाख उठाएंगे? तो ब्रॉडनिंग, देखें कम लोगों से टैक्स ज़्यादा रेट करके या ज़्यादा बोझ डाल के टैक्स नहीं इकट्ठा किया जा सकता, लेकिन ज़्यादा लोगों से रेट ऑफ टैक्स को रैशनलाइज करके ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन जो टैक्स वैसे डिडक्शंस होती रहती हैं, वो विद होल्डिंग तो वो तो लोअर ग्रेडी वाला जो है वो भी बेचारा पे कर रहा है। जैसे सेल टैक्स कहने को तो लोग कहते नहीं पे करते, लेकिन काफ़ी जगहों पे तो बिल्ट इन होके आ रहा है। जैसे आपका पेट्रोल है, CNG है, आपकी बिजली है, आपकी गैस है, आपकी गाड़ियाँ हैं, हर जगह जहाँ जहाँ है वो बिल्ट इन है। बहरहाल अब ओवरऑल पहला तो ये मेरा पॉइंट है कि जी आप ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस सबसे पहले रखें, उसके बगैर बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात ब्रॉडनिंग को थोड़ा सा वजाहत करते जाए। ब्रॉडनिंग एक तो ये कि लोगों को बढ़ा दें, एक ये कि जो लोग रेलेवेंट हैं, जिनके पास गाड़ी है चलो उस पर ले लें, जो मोबाइल पे जैसे आप लेते हैं, देखें सर मोबाइल सर्विसेज, देखें ना, अगर आप इस तादाद को 32 लाख को एक एग्जांपल बना लेते हैं ना, 32 लाख को इंक्रीज करके 1 करोड़ पे ले जाते हैं या डबल कर लें,
64 पे आ जाइए, ठीक है। तो आप रेट्स टैक्स के कम कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा मसाइल नहीं बढ़ाएंगे, टारगेट ना अचीव करें। नहीं, ज्यादा लोगों के मसाइल बढ़ाएंगे। देखिए सर, मुल्क भी तो चलाना है ना, ये भी एक मसला है। नहीं, मुल्क तो चल ही रहा है, वो इस तरह से थोड़ी तो चलेगा। वो डेफिसिट बजट है ना आपका, ये भी देखे ना। वो आपने देखा है, वो एक और पहलू है। 70 साल से ज्यादा साल गुजर गए आपके मुल्क को आज़ाद हुए। मैंने जो सुना है, ये पढ़ा है, तो अब 50 का तो मैं खुद भी हो गया हूँ, कि आज तक 1 या 3 दफ़ा ये हुआ है कि आपका पॉजिटिव बजट आया है, वरना आज तक कभी पॉजिटिव बजट नहीं आया आपका, हर दफ़ा डेफिसिट ही होता है। तो वो खुदारा। अब अच्छा, अब कंपोनेंट्स की तरफ आता है, मैं मेन चीज़ों की तरफ आता हूँ बजाय। जब आप उसके कंपोनेंट को देखेंगे तो 3 चीज़ें आपको मेन मिलेंगी। एक आपका मार्कअप, जो आपके टोटल बजट का 33% होगा, 1/3। फिर आपके डिफेंस पे जो एक्सपेंस है 25% आपके बजट का वो चला जाता है। ये तकरीबन 60% ये हो जाता है। अब 40% में आप अपना मुल्क कैसे चलाएंगे जब तक कि आप इसको इन्हेंस ना करें। अब आपको लोगों को अंदर ला के कब तक एड और लोन पे मुल्क को चलाना है अपने मार्कअप पे। इस मार्कअप की लानत से बचें, इसको पे ऑफ करें, किस्तें करें, जो भी करें। आज क्या हो रहा है, हर कंडीशन आप क्यों FATF, वर्ल्ड बैंक, IMF, रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस, हर तरफ से आपको वही करना पड़ता है जो वो कह रहे होते हैं। ओबियसली पैसा अगलों ने दिया हुआ है, तो क्यों नहीं आप अपनी माइशत को मजबूत करने के लिए देखें। अब फिर मेहनत हम किसके लिए कर रहे हैं? अगर मैंने कमा के 33% उसको ही देना है तो मुझे तो कुछ ना मिला। तो बेहतर ये है कि आप उस डेट को डिस्चार्ज करें जिस तरह भी है, लेकिन इसी कॉम को रैशनलाइज करके, टैक्सेस को रिड्यूस करके और नेट को बढ़ा के ज़्यादा पैसा इकट्ठा करें। जैसे अभी बात हो रही थी, हम आपस में कर रहे थे, एक बंदा विदाउट सेल टैक्स चीज़ बेच रहा है, एक विद सेल टैक्स बेच रहा है, तो प्राइस तो कंपेटिटिव रहेगी नहीं। ये तो शोर पड़ गया था जनाब। एक बंदा 100 रुपये की चीज़ 117 की बेचे सेल टैक्स लगा के, दूसरा बंदा जो है वो 100 रुपये की बेच के निकल गया, अनरजिस्टर्ड है, वो नहीं, वो शो कर रहा अपने आप को, तो आपकी तो चीज़ ही कोई नहीं लेगा। सो रिक्वेस्ट ये है कि रैशनलाइज भी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं काम चलेगा कि आप चंद लोगों पे कानून अप्लाई कर दें और बाकी लोग, लेकिन बहरहाल उन्होंने अब इसको बेहतर करना शुरू कर दिया है। वो हमारा एजुकेशन लेवल, बहुत सारी चीज़ें, जी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, अब एक बजट आ गया, एक आ गया आपका अच्छा एक और काम, ये तो हो गया हमारे एंड पे कि जी नेट आप बढ़ाएं। दूसरी तरफ एक और चीज़ है जो अक्सर लोग हम इग्नोर कर जाते हैं। ये 70 साल की लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा जो अरसा गुजरा है, आज तक कभी पाकिस्तान की बैलेंस शीट, अनऑडिटेड तो दूर की बात, कभी किसी ने बैलेंस शीट दिखाई है आपको कि आपने डेट कितना लिया हुआ है? उसमें एसेट साइड पे वो जो आपने पैसा लिया है वो किधर गया है? लॉस में गया है, आपने कुछ चीज़ें खरीदी हैं, एसेट्स पड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट की है, वो पैसा किधर है? तो मेरी रिक्वेस्ट ये भी होगी ऊपर तक, हर शोबे तक, ये मेरे लिए नहीं है, ये किसी के लिए नहीं है, ये पूरे मुल्क के लिए होगा कि जनाब वो पैसा जो आप इकट्ठा करते हैं, FBR तो पैसा इकट्ठा करके दे देता है ना जनाब, FED है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, इनकम टैक्स सेट इकट्ठा करके उन्होंने पकड़ा दिया। अब आगे जब पैसा जाता है वो किधर जाता है? बजट आपने मुझे एक पेज पकड़ा दिया, ये पैसा चला गया। अब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बैलेंस शीट जो है ना, ऑडिटेड बैलेंस शीट लाजमी बनाएं। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ, इंडिविजुअल की, पाकिस्तान की बैलेंस शीट। देखिए PIA बैलेंस शीट बनाता है, वाइडा बनाता है, लेस्को बनाता है, पाकिस्तान स्टील तो बजट ये बैलेंस शीट नहीं है ना बैलेंस शीट। सर कहाँ है बैलेंस शीट? आज तक कभी देखी किसी ने बैलेंस शीट? नहीं, यही होता है ना कि भाई आपने कितने, वो फंड फ्लो होता है सर, पैसा किधर से आया और किधर चला गया, बस इतना ही है। लेकिन जो इतना लोन आपने, उसके लिए ना एक डॉक्यूमेंट बनता है, उसे हम कहते हैं बैलेंस शीट, जिसमें बिजनेस एसेट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं, जो शो करते हैं कि जी आपने लोन कितना लिया हुआ है, अपना कितना पैसा करते हैं ना, शो करते हैं। नहीं शो होता ना सर, नहीं होता। आप बैलेंस शीट कभी भी बजट खोल के देखें, बैलेंस शीट किधर है? देयर इज नेवर बीन अ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू बैलेंस शीट। नहीं, ये सारी चीज़ वही तो बताई जाती है कि ये इतना पैसा है, इतना डेफिसिट है, इतने लोन्स है, हर चीज़ बताई जाती है। सिर्फ कैश फ्लो होती है, बैलेंस शीट नहीं होती। वो उस बैलेंस शीट इज अ सेपरेट डॉक्यूमेंट एंड कैश फ्लो इज अ सेपरेट डॉक्यूमेंट। बहरहाल आगे चलते हैं सर। पहला मैंने क्या कहा, आपको ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस करना पड़ेगा। दूसरा मैंने क्या कहा, बैलेंस शीट ऑडिटेड बनवाएं ताकि पता चले किधर से कि पैसा पड़ा कहाँ हुआ है, जो लिया था हमने। फर्ज करें ना, आप जितना भी लोन कहते हैं वो किस किस का, कमर्शियल बैंक्स का कितना है, थर्ड पार्टी का कितना है, वर्ल्ड बैंक से अदरवाइज जितना भी फॉरेन, वो सारी डिटेल्स तो होती है। नहीं देते ना सर, वो देखेंगे आप, जब आप डॉक्यूमेंट देखेंगे तो एक्चुअल डॉक्यूमेंट वो है जो आपको बताएगा कि पैसा जो पड़ा हुआ है मैंने देना कितना है और लेना कितना है, वो उसके अंदर आ रहा होता है, इसके अंदर नहीं होता। नहीं, जो चीज़ नहीं बताई जाती वो तो सीक्रेट फंड्स या वो होते हैं, वो तो नहीं बताए जा सकते।
जो सर सीक्रेट सऊदी चीज़ें अरब होती है हैं, ना, जो डिफेंस में होता सऊदी है अरब वो की सीक्रेट है। प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ। उन्होंने 2 साल पहले अपने बजट में ये अमाउंट स्पेसिफाई की थी, तो जो कि ज़्यादा प्रैक्टिस किया तेल खरीदना और बेचना है उन्होंने, और क्या करना है उन्होंने, मेजर एक्टिविटी या उनकी हज यही है। वगैरह उम्रे पे जो ठीक है, लोग वो जाते हैं ठीक है, उससे वो तो अपनी जगह पे है ही है, तो वो भी अपनी जगह पे है, मेजर एक्टिविटी उनका यही है। ऑयल। उसने भी अपना जो पैसा था मुख्तस कर दिया था कि हम बैलेंस शीट बनाएंगे, और वो बना चुके हुए बैलेंस शीट, हमारा कोई सर पैर नहीं है इसके अंदर। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये एक डॉक्यूमेंट ये भी बनाया जाए। ये तो ओवरऑल मेरे कुछ पॉइंट्स थे। अब फिर आगे जो 40% आपके पास बचेगा उसमें आपने डिफेंस डेवलपमेंट भी करना है, एडमिन के खर्चे हैं आपकी, क्या पेंशन सैलरीज इतना वो तो कुछ बहुत है कि सारा वो है। एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं वो पूरे नहीं हो पाते। चले, एक तो 2 बातें होगी। अब आ जाते हैं बजट की तरफ। देखें इस दफ़ा बजट में ना 3-4 बड़ी मेजर चीज़ें हैं जो मैं क्रक्स निकाल के आपके सामने रखने लगा हूँ, जो पूरा पढ़ने के बाद बंदे को पता लगता है अच्छा भैया मैं पहुँचा कहाँ पे हूँ, मैं बॉटम लाइन पे आने लगा हूँ। सबसे पहले एक अच्छा काम ये हुआ है कि उन्होंने 12 विद होल्डिंग टैक्सेस, जैसे अभी आप कह रहे थे टैक्सेस करते हैं, 12 विद होल्डिंग टैक्सेस उन्होंने ख़त्म कर दिए, जिसमें कैश विड्रॉल भी है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी है, चाहे वो फाइलर है नॉन फाइलर है। उन्होंने 12 विद होल्डिंग टैक्सेस ख़त्म कर दिए, जो कि 60 से भी प्लस जो था ना विद होल्डिंग टैक्सेस थे, उनमें से 12 विद होल्डिंग टैक्सेस डिलीट कर दिए उन्होंने। जी, आप क्या कहते हैं उसका बेनिफिट जी, लोगों को पास होना लोगों को पास होगा, आउट क्योंकि हो। बैंक में ट्रांजैक्शन बहुत रुक गई हुई थी, वो 0.6%, 0.3%, 0.4% कट रहा था, वो बड़ा अच्छा एक रिलीफ है। लेकिन दूसरा इम्पैक्ट ये भी है उसका कि अब दूसरी तरफ से बैंक अब रिपोर्ट करेगा कि किसका इनफ्लो आया और किसका गया, वो रिपोर्टिंग बैंक पे उन्होंने कर दी है कि वो बैंक की इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा। दूसरी तरफ तो ये है, पहले भी करते थे 1 बिलियन या कितना वो जी वो बैंकिंग का जो लॉ था वो, स्टेट बैंक को देते हैं, जी स्टेट बैंक जी जी का। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, अब दूसरी तरफ ये तो हो गया विद होल्डिंग टैक्स। दूसरा इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जी, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, एसएमईज वो कह रहे हैं। ये बड़ा अच्छा एक स्टेप है। उसमें सिर्फ उन्होंने ये कहा कि वो मैन्युफैक्चरर जिनकी टर्नओवर 250 मिलियन से ज़्यादा नहीं होगी, उनको एक ऑप्शन दी है कि वो प्रॉफिट बेस, यानी अगर मेरा 100 मिलियन तक सेल है तो मैं 7.5% टैक्सेबल इनकम का पे कर दूं, या टर्नओवर का 0.25% पे कर दूं। ये कैटेगरी 1 है 100 मिलियन तक की। अब 100 मिलियन से ज़्यादा है लेकिन 250 मिलियन से कम है या बराबर है, तो फिर आप 15% टैक्सेबल इनकम का पे कर दें, या 0.5% सेल का पे करके इस पर दूसरा 113 वाला मिनिमम टैक्स अप्लाई नहीं होगा, ये दें और ये फाइनल डिस्चार्ज हो जाएगा। ऑप्शन ले लें और 3 साल के लिए बेनिफिट उठा लें। लेकिन इसके पैरेलल एक चीज़ नोट करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि सेल टैक्स को ना भूल जाएं। एग्जिस्टिंग लोग तो फ़ायदा उठा लेंगे, लेकिन अगर कोई नया बंदा एंटर होता है तो वो सेल टैक्स को भी चेक कर ले कि अगर उसकी गुड्स पे या सर्विसेज पे सेल टैक्स एप्लीकेबल है तो उसकी कंप्लायंस भी साथ कर ले। तो एक स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ये कोविड की वजह से इन्होंने बेनिफिट दिया है, क्योंकि लोगों ने कहा जी लार्ज वाले तो चल रहे हैं अपनी जगह पर, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हुए हैं स्मॉल वाले और मीडियम वाले जो स्केल ऑफ बिजनेस है। तो उनको बेनिफिट देने के लिए बेसिकली ये बड़ा अच्छा एक स्टेप उन्होंने Incentive लिया है, है। 2 बातें होगी। तीसरा जो मेन जो उन्होंने किया है वो ये है कि टर्नओवर जो टैक्स था, कुछ तो थोड़े से रेट्स उन्होंने जो 2 तरह के रेट्स होते हैं, एक रिड्यूस रेट होते हैं और एक स्टैंडर्ड रेट होता है। स्टैंडर्ड रेट को तो उन्होंने 1.5% था, उसको अगले साल के लिए 1.25 कर दिया। ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है। और कुछ लोगों के जो रिड्यूस रेट थे कुछ को थोड़ा सा बढ़ाया है, ज़्यादा लोगों का कम किया है उन्होंने। तो वहाँ भी जो मिनिमम टैक्स है जो लॉस के केस में उमूमन लोग पे करते हैं, उसमें एक बेनिफिट दिया है उन्होंने। दूसरी बात यह है कि टर्नओवर वो तब लगता था टैक्स जब 10 मिलियन से ज़्यादा टर्नओवर हो जाती थी किसी टैक्स पेयर की, कंपनी के अलावा, क्योंकि कंपनी पे टर्नओवर की लिमिटेशन नहीं है। इंडिविजुअल और एओपी की टर्नओवर अगर 10 मिलियन से ज़्यादा थी, उसको बढ़ा के उन्होंने 100 मिलियन कर दिया है। ये एक अच्छा स्टेप है। चलें कि अगर लॉस है तो उस केस में कम से कम वो मिनिमम टैक्स से वो बंदा बच जाएगा। इसके बाद मैं आता हूँ जी, सेल टैक्स में 1-2 काम बड़े अच्छे हुए हैं। वो ये है कि उन्होंने क्या किया कि लिस्टेड कंपनी के लिए वो होता ये था कि आप इनपुट पूरा नहीं उनको देते थे, 90% तक रिस्ट्रिक्ट करते थे। तो वो लिमिटेशन लिस्टेड कंपनी से उन्होंने उठा ली है कि वो जितना इनपुट उनका होगा उनको पूरे का पूरा मिल जाया करेगा, यानी 90% तक वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होंगे। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ जी, जो अब थोड़ा सा अगेंस्ट द टैक्स पेयर जो जिसका इम्पैक्ट हम उस तरफ आते हैं, रेवेन्यू मेजर की क्योंकि तरफ। बड़ा आप सीरियस और बड़ा संजीदा सा टॉपिक लिया है, उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए इलियास साहब क्योंकि बोर हो रहे होंगे, तो इलियास साहब से की तरफ आते हैं। इलियास साहब, आप क्या समझते हैं ये बजट के हवाले से, तो जो भी है हम इनसे दोबारा आते हैं इस तरफ के बजट के हवाले से, ये बड़ी सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं और ये बड़ी बेनिफिशियल टू दी पीपल भी है, जनरल पब्लिक भी इसको समझेगी कि
तो आप क्या समझते हैं कि जो टैक्स कलेक्टर का रोल है, हम ज़रा रिलैक्सिंग मूड में आते हैं, कि इनकी मॉरल तरबियत की ज़रूरत है या प्रोफेशनल तरबियत की ज़रूरत है, या आप समझते हैं ये ठीक काम कर रहे हैं? इसके मुतल्लिक आप कुछ, सर क्योंकि पहले तो आपका जैसे ताल्लुक रहता है एज बजट एफसी है तो बजट नेचुरली के बारे में इन्होंने कहा इज़ा का बजट ओवरऑल इम्पैक्ट उसका बहुत अच्छा है इकोनॉमी पे, और गवर्नमेंट ने रिलीफ देने की कोशिश भी की है जनरली। जो आपने बात की कि जी मईशत के ऊपर हमारे टैक्स कलेक्टर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो सर जनरली हमारे यहाँ पे परसेप्शन ये है कि जी लोग एक दूसरे को ये कहते हैं यार टैक्स नंबर ना ही लो तो अच्छा है, नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, रोल डिपार्टमेंट के उसका हथे ना ही टैक्स चलो कलेक्ट, तो अच्छा है। हाँ जी, ये एक परसेप्शन टैक्स है हमारी कलेक्टर का जनरली, रोल जो है जी। और उसकी उसकी बड़ी रीज़न यही है कि लोग टैक्स नेट में जब आते हैं तो टैक्स कलेक्टर उन्हें तंग करता है, वो उनको रिस्पेक्ट नहीं देता फैसिलिटेट जो देनी नहीं चाहिए करता सर। जी, टैक्स कलेक्टर का रोल फैसिलिटेटर का होना चाहिए। यस। एक नया टैक्स पेयर आया, फॉर एग्जांपल एक नया टैक्स पेयर आया, उसका पहला साल है बिजनेस का, और आप पहले साल ही उसको बुला के तुम्हारी ये भी गल, तुम्हारी ये भी गल, तुम्हारी ये भी गल, तो बेचारा वो डर जाएगा, भाग जाएगा। आप उसको पहला साल है तो उसको ये भी कंसिडर करें कि भाई अच्छा तुम्हारी ट्रेनिंग भाई ये थी, अच्छा चलो इस दफ़ा तो तुमने कर लिया लेकिन आइंदा के लिए उसको एहतियात समझाने करो, की थोड़ा जरूरत सा है। समझाने की भी जरूरत है। जो आपने बात की कि उनकी एजुकेशन की या एक एक मॉरल कैसे वैल्यूज उसको उनको, उसको उस तरफ लेके कैसे आया जाए? सर इसकी इसकी दो तीन चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से, कि एक तो इसमें ट्रेनिंग उनकी बड़ी ज़रूरी ट्रेनिंग है। तो है, इतनी एकेडमीज हैं, टैक्स सर एकेडमी, ट्रेनिंग उनको प्योरली ये ट्रेनिंग ऑफिसर्स दी की जाती है एकेडमी। कि जी असेसमेंट ऑर्डर कैसे पास करना है, नोटिस क्या देना है, और मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि 90% केसेस में जो पुराने पीछे जो इंस्पेक्टर और क्लर्क बैठे होते हैं जो 18-18 20-20 साल के उसी यूनिट में बैठे होते हैं, वो ऑफिसर को चला रहे होते हैं कि जी इसमें तो ऐसे है, इसमें तो ऐसे है, पहले भी ऐसे था। नहीं, एक ऑफिसर की तो हर जगह ट्रेनिंग होती है, यानी सीएसएस करने के बाद उसकी ट्रेनिंग, फिर उसके बाद ये टैक्स की ट्रेनिंग, जी फिर उसके बाद उनके प्रोफेशनल कोर्सेज भी चलते रहते हैं, तो वो नाकाफ़ी है, आप समझते हैं उनका कोई सर इम्पैक्ट नहीं होता? वो शायद उनको उस टेक्निकल नॉलेज तक तो काफ़ी है, टेक्निकल नॉलेज के भाई टैक्स ऑर्डिनेंस को पढ़ना या इम्प्लीमेंट करना, तो वहाँ तक तो शायद ये सिखा रहे होंगे डॉट में जैसे इनकी ट्रेनिंग होती है, लेकिन ये बताना ये भी सिखाना चाहिए कि जी टैक्स पेयर को इज्जत भी दें, मॉरल, जो मॉरल मॉरल ट्रेनिंग है वैल्यू वो ज़्यादा ज़रूरी है सर, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि है। हमारे अपने बहन भाई जब बुजुर्ग तक हम बहनें हैं, अपने मतलब टैक्स पेयर को इज्जत नहीं देंगे, उसको हम ये नहीं कहेंगे कि थैंक यू वेरी मच, यू आर पार्ट ऑफ दिस एक्सचेकर जो कि सरकार को पैसे इकट्ठे नहीं, करके दे उसको रहा है। उसको कैसे किया जाए? अब एक लालच का पहलू तो हर किसी में होगा, वो अपने पर्सनल बेनिफिट की तरफ देखता है, उससे कैसे बचा जाए? सर वो मॉरल से भी नहीं होता। वो देखिए ये क्योंकि जितनी मर्जी ह्यूमन ट्रेनिंग दे नेचर, ले, इंसान है ना। ह्यूमन नेचर भी है, जी जी, ह्यूमन ह्यूमन भी। नेचर है, वो तो जन्नत से भी इसीलिए निकाले गए। तो उस पे पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है अभी लेटली, जो हम ये आईटी बेस्ड आईटी के और ऊपर आ गए हैं, कंप्यूटराइजेशन ऑफ इकोनॉमी, कंप्यूटराइजेशन पे आ गए हैं कि भाई ह्यूमन इंटरएक्शन कुछ कम हो जाए, जो हमारी आईटी के ऊपर नोटिस रिप्लाई आ जाता है वो ऑन रिकॉर्ड आ जाता है। पहले अब तो तो अपील भी मैनुअल पे होती है, पहले तो गुम आ जाता था, जी दिया भी है जो आप तो नहीं अब तो आया, रिकॉर्ड पे हर चीज़ आ अब जाती है। रिकॉर्ड पे भी आ जाता है। उससे भी कुछ वो फैक्टर एक कम हो गया है जिसमें ये होता था कि मनमानी, लेकिन सर ऑर्डर पास करते हुए भी अगर मनमानी कर दी जाए तो वो जुल्म है। इस चीज को नीचे शायद डिस्क्रिशनरी हमारी पावर को कम डिस्क्रिशनरी किया पावर जाए, बहुत ज्यादा है, कम किया जाए, अगर ये बल्कि है नहीं भी होनी तो चाहिए। हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कमिश्नर्स जहाँ पे होते हैं उनको कॉन्सुलेशन का रोल अदा करना चाहिए, ना कि एदा थानेदार के जनाब जो थाने में आया है उसके ऊपर कोई ना कोई शक की नज़र से ही देखा जाए, किसी को शाबाश भी देनी चाहिए। चैम्बर्स वगैरह हमारी इसीलिए ये शोर मचाती हैं कि जनाब जो टैक्स के सर्कल में आता है आप उसको जलील ही करते हैं। कोई 10 20 50 एग्जाम्पल्स हमें ये भी तो खड़ी करके दें कि जनाब ये बंदा आया था और इसका इतनी रिस्पेक्ट हमने दी, थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त हमें वो 100 हाई टैक्स पेयर्स या उनको टैक्स कार्ड दे देना, दैट इज नॉट द इशू। वो तो टैक्स पेयर है जिसने आपको टैक्स कंट्रीब्यूट करके दिया हुआ है। एक छोटा ताजिर भी अगर जाता है और वो ऑडिट में आ गया है तो उस बेचारे की जान निकल जाती। अब तो मैं ये नहीं कहता कि आई में जनाब वो बाहर लॉकअप बनाए हुए हैं, लॉकअप में बंद INI में भी किए जाते हैं, कर बंद दिए, किए वही जाते हैं। AML में भी अब FIR और सजाएं भी आ गई, AML के अंदर वो ट्रांजैक्शंस में अब वो सजाओं में भी आ गए। बहरहाल इस तरफ हमें इनकी एथिकल मॉरल एक ट्रेनिंग की बड़ी ज़रूरत है
जिसका सबसे बड़ा क्रक्स ये है कि टैक्स पेयर को इज्जत दें। इरफान साहब आते हैं दोबारा, वक्फे के लिए कहा जा रहा है। नाजरीन हमारे साथ रहिए, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। थैंक यू। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम मईशत और सियासत में हमारे साथ जनाब ताहिर महमूद भट्ट साहब, जो साबका अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रहे हैं और एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। आज वो भी हमारे साथ हैं, तो हम भट्ट साहब की तरफ जाते हैं इसी टॉपिक पे। वेलकम भाईजान, बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए। तो हम ये आपने भी देखा कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि बजट के बाद की जो सूरत हाल है, बजट को अप्रिसिएशन भी हो रही है कि बहुत मौजूदा हालात में और कोविड की वजह से बड़ा अच्छा बजट है, और तनकीद तो ज़ाहिर होती रहती है, वो हमेशा तनकीदी मराइल से। तो आप क्या समझते हैं सर के देखिए जी, बजट के इस वक्त तो सरदस्त दो एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है जी। एज एन एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करें, वो उसको छोड़ें, उसको एक साइड पे वो ऑलरेडी क्योंकि कर चुके हैं, वो कर चुके हैं। तो ये आम आदमी के नुक्ता नज़र से मैं बात करना चाहूँगा। देखिए दो चीज़ें, पहली बात तो ये है कि जो उसका जो प्राइसेस है, अनकंट्रोल्ड प्राइसेस, ठीक है, वो तो गवर्नमेंट खुद भी मानती है कि अनकंट्रोल्ड प्राइसेस है। मौजूदा सिनेरियो में बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा बजट है, इससे अच्छा भी हो सकता था, कुछ और भी कोई इसमें प्रपोजल्स हैं जो इनकॉर्पोरेट की जा सकती हैं। लेकिन जो एक एस्पेक्ट महंगाई वाला है, जब आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, फिर अभी एक महीना भी नहीं गुजरा और आप पेट्रोलियम की प्राइसेस को जो है वो एकदम जंप स्टार्ट करके उसमें एडिशन कर लेते हैं, तो मुझे बताएं आपका वो जो सारे का सारा फोकस और जो नारा है आपका महंगाई को कंट्रोल करने का, वो कहाँ गया? वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब है आप इनडायरेक्टली उसको तस्लीम कर रहे हैं कि महंगाई आपसे कंट्रोल नहीं हो पाई। कंपैरेटिव चार्ट दे रहे हैं ना कि वो तो हमारा बाकी दुनिया से बहुत कम है। कंपैरेटिव चार्ट विदाउट वैल्यू ऑफ मनी कोई हैसियत ही नहीं रखता। उस वक्त कंपैरेटिव चार्ट देख लें, उस वक्त वो फिगर्स देख लें, और उस वक्त जो पैसे की जो वैल्यू ऑफ मनी है वो और है। मौजूदा अगर वो उस चार्ट को देख रहे हैं, उसको इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ मनी आप कैलकुलेट करें, उन दोनों का कंपैरिजन करें तो आपको बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा। माइनस वैल्यू ऑफ मनी कंपैरेटिव स्टेटमेंट उसकी बना के, और स्पेशली जो इन्फ्लेशन का जो प्रेवलेंट जो रेट है उसको बाहर निकाल के उसका कंपैरिजन मेरे ख्याल में बिल्कुल फ्यूटाइल है, और हमें ये इस तरह का आई वॉश है, ये एक्सक्यूज़ है। हाँ बिल्कुल लेम एक्सक्यूज़ है। तो इसलिए उसी हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि दूसरी बात ये है कि एक बहुत अच्छी बात की हमारे साथी हाँ जी, उन्होंने कहा कि ये सारे का सारा जो टैक्स सिस्टम आपका है, ठीक है ना, आपने रेवेन्यू कलेक्ट करना है, आप रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा कलेक्ट होगा उतने आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कर लेंगे अपना, उतनी आपकी डेट सर्विसिंग में पैसे निकल जाएंगे, उसी में से आपके डिफेंस में पैसे निकल जाएंगे। रेवेन्यू कलेक्ट ही कम होगा तो ला मोहल्ला फिर आप IMF, वर्ल्ड बैंक और बाकी डोनर एजेंसीज और दूसरे अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ की तरफ आप देखते हैं। तो वो रेवेन्यू के सिलसिले में एक एस्पेक्ट जो अभी मेरे साथी जो टच कर रहे थे वो बड़ा ज़बरदस्त टच था कि जितनी भी ट्रेनिंग आपकी IRS की, कस्टम्स की और बाकी जितनी भी रेवेन्यू कलेक्शन, जो प्रोविंशियल रेवेन्यू कलेक्टिंग जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनकी भी जो ट्रेनिंग होती है, उसका जो फोकस है ना सारे का सारा थ्योरेटिकल है। आप डॉट की देख लें, उधर कस्टम्स की देख लें, ये प्रोविंशियल एक्साइज की देख लें, मैं इनसे 100% इत्तेफाक करता हूँ, वो सारा का सारा थ्योरेटिकल है। होता क्या है, जब वो ऑफिसर प्रैक्टिकल लाइफ शुरू करता है, वो जो सुपरिटेंडेंट है, जो आपका जो 10 साल से 12 साल से वो काम कर रहा है, उसने वो तोते की तरह जो रटा लगाया हुआ है चीज़ों को कि भाई ये चीज़ें हैं, वो जो लिख के भेजता है, आप यकीन करें 90%, हम भी उस पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी रहे हैं, वो 90% वो ऑफिसर के पास इतना टाइम नहीं होता, वो बात सुन के तो कर देता है। असल में यहाँ पे ट्रेनिंग की बात उन्हीं की है जो ये फरमा रहे थे कि उनकी ट्रेनिंग जो है ना प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग नहीं है। वो टेक्निकल नॉलेज तो सुपरिटेंडेंट के पास आ गया, वो जिस बंदे ने 12 साल 15 साल काम किया उसके पास तो आ गया। ये ऑफिसर्स जो हैं, देखें इनका एक परसेप्शन वाइडर, इनका एक ब्रॉडनिंग ऑफ इनका जो परसेप्शन होता है वो ज़्यादा होता है इनका। इन्होंने क्या करना है, जो लॉज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस जो एग्जिस्टिंग है उसके मुताबिक करना है ना। जिस बंदे ने 15 साल से एक टेक्निकल जो उसके पास 4 5 6 पॉइंट
पॉइंट्स हैं वही दे रहा है, वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड बाय ऑफिसर्स। चाहे लॉ बदल गया तो उसका इम्पैक्ट भी नहीं देखता। आप यकीन करें, इसका एक और एस्पेक्ट मैं आपको देता हूँ। कोई एक आप सेक्शन ले लें, उस पर आप देखें लॉ तो जो है ना डेवलप होता रहता है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कोर्ट्स करती रहती हैं। क्यों नहीं करते इस तरह कि वो डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उन पे जो डिफरेंट कोई जजमेंट्स आई हैं, सिंध हाई कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, पेशावर हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, उन सब को शामिल करके जो एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग आपके मॉड्यूल्स हैं यार उनको फाइन ट्यून कर लें आप। उससे ये होगा, दो चीज़ें हैं, थ्योरेटिकल तो आप ऑलरेडी डॉट्स वगैरह से ये ऑफिसर्स पढ़ के आ गए हैं, और प्रैक्टिकली जब ये सारे सिनेरियो में उन चीज़ों की ट्रेनिंग मॉड्यूल्स अपडेट होंगे तो वो बेहतर रिजल्ट्स लाएंगे। और उसमें जो है ये जो ट्रेनिंग मटेरियल है, देखो 3 चीज़ें ही हैं ना, 3-4 चीज़ें हैं। ट्रेनिंग्स वो ऑफिसर्स हैं हमारे, ट्रेनिंग मटेरियल वो अपडेट होना चाहिए जो नहीं हो रहा, ठीक है, ट्रेनिंग एनवायरनमेंट आपका है, लॉजिस्टिक्स वगैरह, ठीक है ना जी। तो उसमें आप देख लें इस एस्पेक्ट में जो इन्होंने टच किया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस पे ज़रूर इस पे इनको एंडोर्स करना चाहूँगा कि इस एस्पेक्ट को आप देखें। और सेकंड जो एक और चीज़ उन्होंने किया, टैक्स पेयर को आपने इज्जत देनी है। देखें आप यकीन करें, क्योंकि मैं इस वकालत के पेशे में हूँ, पहले मैं अदर साइड ऑफ द टेबल था, ठीक है जी, अब मैं इस साइड पे हूँ। यकीन करें कई ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जो मेरे अपने पर्सनल नॉलेज में हैं, जिनके मैंने केसेस भी फाइट किए हैं, ठीक है, प्लीड भी किए हैं, वो इसको प्रेफर कर रहे हैं कि जी हम बाहर से पैसे लेके आए थे, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि वापस ही चले जाएं। अगर वो ये सोच रहे हैं वापस चले जाएं, तो मैं आपको एक चीज़ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाह रहा हूँ। जो एग्जिस्टिंग जो हमारा पैट्रियोटिक बिजनेसमैन है यहाँ पे, जो यहीं रहना चाहता है, यहीं बिजनेस करना चाहता है, आप उसको डिस्करेज कर रहे हैं कि वो भी ही शुड आल्सो फॉलो देयर फुटस्टेप्स। टेक द फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी होगा, ब्रेन ड्रेन भी आपका होगा, ये बड़ा नुकसान होगा। आते हैं आपके पास जी भट्ट साहब। जी भट्ट साहब, आप कंटिन्यू करें उसी से जो आप। जी सर, उसमें मैं अभी एक कुछ चीज़ें जो मैंने रह गई थी कुछ, वो भी शेयर करनी है। अभी तक ना लोगों का ना जो पता भी होगा या नहीं भी पता होगा, दोनों सूरतों में हम कर लेते हैं। ये तीनों लॉज में ना, स्पेशली इनकम टैक्स लॉ में जो एग्जम्पशंस है ना, बेसिकली असल में 3 दफ़ा अमेंडमेंट हुई है। पहला अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट और अब बजट। तो पीछे क्योंकि मैं तीनों में शामिल था, हो ये रहा है कि अब जितनी एग्जम्पशंस अवेलेबल हैं उन पे 3 एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। नंबर 1, जो तो ऑब्सोलीट थी उनको फ़र्क किया जा रहा है, कुछ को वाकई वो नहीं देना चाह रहे, कुछ को टैक्स क्रेडिट में कन्वर्ट कर दिया और कुछ को अमेंड करके मज़ीद उसके अंदर चेंजेस करके, तो उसको आप रिस्ट्रिक्टिव कह लें या एक्सटेंसिव कह लें, जिस तरह भी कह लें। तो एग्जम्पशंस तीनों लॉज में, इवन कस्टम्स में भी ऐसे ही है। तो काफ़ी जगहों पे कुछ नई डाली भी हैं इन्होंने। मैं ये नहीं कहूँगा, जैसे फैसलाबाद में एक टेक्नोलॉजी आपका, स्पेशल टेक्नोलॉजी आपका बन रहा है CPEC के साथ मिलके, उसमें इंसेंटिव भी वो दे रहे हैं, 10-10 साल की एग्जम्पशन आ रही है, वो तो अपनी जगह पे है। लेकिन ज़्यादा एग्जम्पशन जो हैं वो डिलीट भी हो रही हैं अंदर से, यानी 30+ तो मैं आपको बता सकता हूँ जो सेकंड शेड्यूल में से, इनकम टैक्स लॉ में से डिलीट कर दी गई हैं ड्यू टू वट एवर रीज़न के वो ऑब्सोलीट थी, और कुछ वो अब वो उसको टैक्स क्रेडिट मिल। जैसे आप पहले IT सेक्टर से क्या हो रहा था कि जब वो एक्सपोर्ट करते थे तो 133 क्लोज था जो आपको छूट देता था कि अगर आप ऐसा बैंकिंग चैनल के थ्रू लेकर आएंगे, उसको टैक्स क्रेडिट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसी तरह काफ़ी जगहों पे जो चीज़ें हैं। अच्छा, इन रेट्स में कोई चेंज नहीं की गई। कोई हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद सैलरी वाले को कोई बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ऐसा सच नहीं है। रेट्स उसी तरह ही रखे गए हैं इंडिविजुअल कंपनी AOP के। हाँ, स्मॉल कंपनी के लिए 1% रेट कम कर दिया उन्होंने, जो 20% पे जाके रुक जाएगा। सो एग्जम्पशंस मेनली जो पीछे से ख़त्म हो रही हैं, उसका इम्पैक्ट आपको अगले साल में नज़र आएगा कि भाई अब आपको कितना रेवेन्यू ये इकट्ठा करेंगे और कहाँ वो टारगेट उनका बेनिफिट क्या आएगा, वो बाद में नज़र आएगा। अभी तो वो चूंकि अप्लाई 1 जुलाई से हुआ है, वो अभी तो पता भी नहीं लगेगा, तो वो जब आएगा सामने तो तब पता लगेगा। नंबर 1। नंबर 2, अब एग्जम्पशन के बाद मैं आ जाता हूँ कि ओवरऑल जो अब मेनली प्रॉपर्टी इनकम, काफ़ी लोगों का चूँकि ये इशू है, लोग प्रॉपर्टी इनकम कमा रहे हैं, उसमें उन्होंने वो क्या कर दिया है कि अब ऑप्शन उन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब आप सिर्फ डिडक्शन माइनस करेंगे और जो इनकम आएगी उसके ऊपर आपको नॉर्मल टैक्स जो है वो लग जाएगा। अब अपेरेंटली लग ये रहा है कि टैक्स पहले से
बढ़ जाएगा। फिर कैपिटल गेन पे भी रेट्स इन्होंने रिवाइज किए हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा इन्होंने अगले साल से जो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आएगा उस पे भी उन्होंने बढ़ा दिया है। तो कुछ जगहों पे ज़्यादा ऊपर भी गया है, कहीं कहीं रिलीफ भी साथ दिया है, लेकिन एग्जम्पशन का जिक्र अभी तक कोई ज़्यादा लोग नहीं कर रहे, जो मैंने आपके सामने कर दिया। तो ये कुछ अगेंस्ट भी हैं, कुछ फेवर में भी हैं। अब उन्होंने टारगेट भी अचीव करना है, आपको भी पता है प्रेशर्स होते हैं, अगर वो नहीं अचीव करेंगे, जितनी भी रिकमेंडेशन आप भेजते हैं, कोई भी भेजता है तो कितनी वो एक्सेप्ट करते हैं, उनका एक ही जवाब होता है, देखें जनाब बात सुने, आपने ये रिकमेंडेशन दी, इसका लॉस ऑफ रेवेन्यू मुझे पूरा कर दे तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ठीक है। फिर एमनेस्टी आ जाती है, एमनेस्टी आती है तो वो पैसा वहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं। खुदारा ये अब चीज़ें ख़त्म करके लोगों को देखें, बाहर के मुल्क में क्या होता है, जैसे अभी इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, सर ने भी बात की, भट्ट साहब ने, मैं भी इसकी फेवर में हूँ कि आप पहले लोगों को नेट में आने दें। वो बाहर क्या करते हैं, सिंपल सी एग्जांपल, कोई बड़ी गेम, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझना है। वो क्या करते हैं कि पहले 3 साल में बंदे को रिलैक्स कर देते हैं, अच्छा भाई पहला साल तुम 0% दो, अगली दफ़ा तुम 2% दे दो, फिर आगे 3% करते हैं, और फिर उसके बाद जब पता लगता है कि जब वो रेवेन्यू अर्न करना शुरू हो गया, देखिए मैं कमा रहा हूँ तो मैं आपको पे भी कर दूंगा। जब तक अब मैं देखें, आप जितनी भी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, जब तक आप नेट नहीं बढ़ाएंगे और अपने आप को उस रिसोर्सेज के अंदर वर्किंग नहीं करेंगे, ये आप जितने मर्जी बजट जो मर्जी बनाते रहें, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। एक और बात थी आखिरी जो मैं करना चाहूँगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है 111। उसमें क्या होता है कि जब बंदा बाहर से पैसे भेजता है, 2 तरह के पैसे होते हैं। एक वो पैसा जो डिफाइंड सोर्सेज से आ रहा है, आपका रिलेटिव है, भाई है, बहन है, हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है, वो दोस्त है, वो बाहर से भेज रहा है, वहाँ वो टैक्स पे करके, या अगर एप्लीकेबल नहीं भी है तो अपनी हार्ड अर्न मनी वो पाकिस्तान में भेज रहा है, वो तो कोई इशू नहीं है, जितना मर्जी या पैसा बैंकिंग चैनल के थ्रू ले आए। एक वो पैसा जो अनएक्सप्लेन्ड है, जिसमें लोग ये नहीं बताते कि वो किसने भेजा और क्यों भेजा, आल्दो कि अब नाम आना शुरू हो गया किसने भेजा है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। उसमें 50 लाख, पहले ये लिमिट थी अनलिमिटेड, जितनी मर्जी रकम पाकिस्तान में लेके आप आ जाए, फिर आया ये 1 करोड़ के ऊपर आ गया, फिर अब ये चला गया 50 लाख के ऊपर चला गया है। मेरा सवाल ये है कि आप लिमिट बेशक ना लगाए, उसका पर्पज़ क्लैरिफाई करें, उसे कहें जी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए आप सिर्फ पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाएंगे, बिजनेस करेंगे, अदरवाइज और पैसा जो अनएक्सप्लेन्ड है हम आपको नहीं लाने देंगे। बजाय ये कि आप अमाउंट पे लिमिट लगाएं, पैसा आने दें, पैसा तो आए, लेकिन उसका आगे जो यूजेज है ना बेसिकली उसको स्पेसिफाई कर दें। उसका फ़ायदा क्या होगा, क्लैरिटी आ जाए, वो पैसा लगेगा, वो साबित करेगा, नहीं तो उसको टैक्स लगा लें, उसे कहें नहीं भाई अदरवाइज तुम्हें टैक्स पे करना नॉर्मल, वरना ये वाला पैसा तुम लेकर आ जाओ। एक और जी आखिरी, मुझे काफ़ी लोगों ने सजेशन दी, वो मैं कह के अपनी साइड पे क्लोज करूँगा। उन्होंने कहा जी आप इसको, अब आपको 1 लाख प्लस रिटेलर है आपके पाकिस्तान में, रफली जो अंदाजा प्लस माइनस होगा, उसमें से जो रजिस्टर्ड है वो सिर्फ 10,000 है, तो 90,000 तो अभी भी अंदर नहीं आ रहा। तो अब क्या करना चाहिए कि उनको कोई रिड्यूस रेट दे के, कोई इंसेंटिव दे के, जैसे मैंने अभी बताया, उसको ले आए सर अंदर, उसको ले आए, एक दफ़ा आने दें, उसके बाद मैं ये नहीं कहता कि उसके बाद उसके साथ ज्यादती करें, अगर वो कमाएगा आपको भी पैसे देगा। एक खौफ का और प्रेशर, कारोबार भी करते रहो, डरते भी रहो, टैक्स भी देते रहो, तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो इकोनॉमी को चलाने के लिए आपको बेस्ट स्ट्रक्चर यही है। फिर दोनों की बात सुने, मैं एक एंड पे मैं सारा देखें, सारा मलबा मैं टैक्स ऑफिस पे नहीं डालना चाहता, सीधी बात है भी नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, आप ये भी देखें टैक्स पेयर के पार्ट पे क्या मिस्टेक हो रही है, वो डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं करते, आपकी रिपोर्टिंग आगे सही नहीं जा रही, जो एक्चुअल जगह कुछ ना कुछ तो होता है, वो ट्रेनिंग यकीन मैंने बैंक की एंट्रीज लोगों ने कवर नहीं की होती, ऐसे भी लोग आ जाते हैं। तो उनको गाइडेंस ये भी प्रोवाइड करें कि भाई अपनी जो बेस्ट स्ट्रक्चर है वो आप यूज़ करें ताकि दोनों साइड्स प्रोटेक्टेड रहे, वरना बहरहाल ये मेरे जी। फिर एक बार फिर वक्फे के लिए कहा जा रहा है, नाज़रीन हमारे साथ रहिए, वक्फे के बाद फिर हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम मईशत और सियासत पे। तो जहाँ से बात ख़त्म हुई थी हम भट्ट साहब के बाद फिर दोबारा जनाब जाते हैं इरफान साहब के पास। इरफान साहब, ये जो आपने सुना कि ये मुख्तलिफ इन्होंने प्रपोजल दिए हैं, इनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए कि दोनों तरफ, ये टैक्स कलेक्टर साइड पे भी और टैक्स पेयर साइड से भी, तो इसको किस तरह से, कि वहाँ भी तो सारे तो ठीक नहीं है ना जी, बिल्कुल सही है, वहाँ भी तो जाहिर है कि इंसान है, जैसे आपने पहले फरमाया कि
इंसान है उसमें लालच भी होगा, तमा भी है, नेचर है। और ये मुख्तसर अल्फाज में बिल्कुल कैसे है? बिल्कुल इसमें बजा। दो चीज़ें सर मेरी इसमें प्रपोजल मैं देना चाहूँगा कि हम मईशत की तरफ इसको, अपने टैक्स कलेक्शन को मईशत की तरफ कैसे ला सकते हैं। टैक्स कलेक्शन आज भी हो रही है। 97 और 2007 का जो बजट था हमारा, जो 47 से 97 तक का जो बजट था, जी और 97 से 2007 का बजट था, एग्जैक्ट दुगना था। जी जो 50 साल की इकोनॉमी थी हमारी टैक्सेशन की, वो 10 सालों में दुगनी हो गई। एक उसकी रीज़न थी, बैकग्राउंड जो जनरल परसेप्शन हुई थी कि 2001 में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आया और 2002, 3, 4, 5 में कोई टैक्स ऑडिट नहीं हुआ। ऑडिट नहीं। हमने बिजनेसमैन अब्दुल्ला को एक यूसुफ साहब फ्री, का दौर अब्दुल्ला इसी यूसुफ हाथ से ये था थे, कि वो थोड़ी सी रिवैम्प हुआ डिपार्टमेंट, स्ट्रक्चरल चेंज आई, ऑडिट नहीं हुए, इसके बावजूद टैक्स और इकोनॉमी फायदा भी दुगनी हो बढ़े गई और सर। इनकम बढ़ी। 50 साल की इकोनॉमी हमारी 10 साल में दुगनी हो एतमाद गई। की बात थी, रिस्पेक्ट देने एतमाद की बात थी। उसके 2-3 फैक्टर्स और भी होंगे, लेकिन एक जनरल परसेप्शन ये थी। अब भी जैसे बटने का नदीम ने बहुत अच्छी बात की कि जी हमें अपने नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़ाने हैं, ठीक है। जी। टैक्स पेयर, जैसे बिल्कुल शुरू में आपने खुद बात की थी कि जी टैक्स पेयर तो सारी टैक्स दे रहे हैं, जो रेडी वाला है और उसने मोबाइल रखा है टैक्स तो वो भी दे रहा है, हर बंदा दे रहा है। जो गाड़ी खरीद रहा है वो सेल्स टैक्स, कस्टम, इनकम टैक्स, हर चीज साइकिल खरीद रहा है, इवन कोई चीज भी वो खरीद रहा टैक्स इम्पैक्ट तो हर एक के ऊपर जा रहा है। हमने इसको लगा दिया हुआ है कंजम्पशन बेस, कि जी कंजम्पशन करेंगे तो टैक्स भी देंगे। इनकम अर्नड बेस के ऊपर हम नहीं आए। और इनकम अर्नड बेस पे सर वही बात, जैसे ताहिर भट्ट साहब ने भी मेरी बात को इंडोर्स किया था कि जी हमारे परसेप्शन ये है कि जनाब नेट में आ जाओ तो इज्जत नहीं मिलेगी और ये तंग करेंगे और जलील करेंगे। जलील नहीं करेंगे, मैं गलत बात नहीं कहूँगा, लेकिन लोग तंग होते हैं ना, तंग तो होते हैं नेचुरली। सर इस वक्त वापडा के पास 100% रिकॉर्ड है कि कमर्शियल मीटर कहाँ कहाँ कितने लगे हुए हैं। टैक्स वाले को शायद नहीं पता होता है, लेकिन वापडा वाला उसको थोड़ी सी भिनक पड़ जाए कि ये घर नहीं है, ये दफ्तर है, वो फौरन मीटर कमर्शियल कर जाता है। सुई गैस वाला कमर्शियल कर जाता है, पानी वाला कमर्शियल मीटर कर जाता है। ये तो रिकॉर्ड है हमारे पास। आप खुदारा 2-3 साल के लिए बिजनेसमैन को कहें कि भाई ओके फ्री हैंड, अनलेस जैसे आमला में प्रेडिकेट ऑफेंस इन्होंने निकाला कि जी एक मैक्सिमम के जी 10 करोड़ रुपए का टैक्स होगा तो फिर पकड़ लेंगे। तो एक लिमिट लगा दें कि जनाब अच्छा यहाँ तक तो भाई तुम्हें समझा के वापस भेज देंगे, लेकिन जितनी मशीनरी है एक दफ़ा 3-4 साल के लिए इस मशीनरी को उन पे सर्फ करें जहाँ पे आपके पास डाटा भी मौजूद है और वो टैक्स पेयर नहीं है। जो कमर्शियल मीटर लेके बैठा हुआ है सर, वो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, उसको टैक्स नंबर अलॉट करें। और अगर वो इससे पहले टैक्स में नहीं था तो 1 साल 2 साल का पीरियड दें कि जनाब जो 2 साल के बाद नहीं होगा उसको 50% टैक्स लगा देंगे। देखें ये डिटरेंट आपको क्रिएट करना है। अगर हम अपनी सारी मशीनरी को एग्जिस्टिंग ऑडिट टैक्स पेयर के ऑडिट पे भी लगा छोड़ें तो अभी हमने जून में देखा है कि 2015 के ऑडिट हमने भुगते सारे, अभी हो रहा है 6 साल बाद टाइम बाद हो रहा होता है, और वो आखिरी 3-4 महीनों में 6 साल पुराना टैक्स पेयर को बुला के आप पूछ लें उस बेचारे को तो 2 महीने पुरानी नहीं याद होगी कि भी ये चेक कौन दे गया था, कहाँ से आया था। तो खुदारा ये चीज़ छोड़ दें और हम अपनी मईशत की तरफ देखें कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे ग्रो कर सकते हैं। टैक्स सर कलेक्शन होती है और होगी, ये मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। वो भी आपने बताया। और पाकिस्तान इकोनॉमी ऐसी फिलंथ्रोपिक इकोनॉमी है कि आप यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करें तो सबसे ज्यादा लोग चैरिटी भी यहीं पे करते हैं। बिल्कुल, अल्लाह का बड़ा एहसान है। बहुत हम चैरिटी में बगैर सरकार को बताए पैसे देना ज्यादा मुनासिब समझते हैं बनिस्बत ये कि भाई डॉक्यूमेंटेड टैक्स सरकार को दें। गुनाह बख्शवाना जो है वो ज्यादा। जी भट्ट साहब, मैं एक बिल्कुल मैं इनकी बात को फर्दर करते हुए एक बात कहना चाहूँगा कि आप किसी भी एक एंटिटी को, बिजनेस एंटिटी को आपने टैक्स ऑडिट करना है या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो क्या एट ए टाइम आपको 6, 7, 8 नोटिस सर्व करने चाहिए? ठीक है, जो कि आप रूटीन में आप देख लें, हम तो फील्ड में हैं इस वक्त, तो कई जगहों पे मिसालें भी है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, अभी रिसेंट भी एग्जांपल्स है कि 7-7, 8-8 नोटिस एक ही बिजनेस एंटिटी को
डिफरेंट एस्पेक्ट की इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। मुझे बताएं, इससे तो टेरराइज होने वाली बात है ना बिजनेसमैन की। आप, मैं ये नहीं कहता नोटिस ना दें, आप कंसोलिडेटेड एक नोटिस दे दें, और ओवरलैपिंग इंफॉर्मेशन आप मांग रहे हैं डिफरेंट नोटिस में, तो 8 नोटिस लेके मुझे एक बात बताएं एग्जैक्टली। अभी भी मिसाल है, नाम नहीं लेना चाहते, अच्छा नहीं लगता, और आपको भी बताइए। उसमें यह है कि मुझे ये बताएं कि वो 8 नोटिस के जवाब तैयार करता रहेगा, उसमें टाइम उसका कंज्यूम कितना होगा, बिज़नेस की तरफ वो अपना कितना उसमें टाइम देगा, और उसकी बिज़नेस एक्टिविटी कितना सफ़र करेगी। तो वो रैशनलाइज नहीं होना चाहिए ये सारी की सारी आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, स्पेशली टैक्स कलेक्टर के साथ जो इंटरेक्शन आपका जो है वो रैशनलाइज होना चाहिए। मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बरकरार रहे, उसको ये इम्प्रेशन ना हो कि वो उसको शुरू में ही आपने चोर तस्वर कर लिया है, ट्रीट कर लिया है, और वो अब आप अगला स्टेप ये होगा कि उसको पकड़ लिया जाएगा। उसको ये हो कि भाई आए, ये आपकी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है हमारे पास। तो मेरे ख्याल में लैंग्वेज भी अगर चेंज कर दें नोटिस की, फ्रेंडली कर दें कि आके हाँ जी कि ये आपकी फ़ाइल में ये डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं, समझे, आप इसको फिलअप कर दें, बजाय उसके साथ ही थ्रेट दे दें। वो तो फिर एक तरह का 8 नोटिस के बाद 8 दफ़ा आप उसको थ्रेटन कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि किस तरह ये बिजनेस चलाएंगे। बिजनेसमैन काम करेगा कि उसकी एनर्जी इधर लग जाती है, सर लगती जाएगी। और ये फ्रूटाइल एक्सरसाइज होती है सारी। आप नोटिस देते हैं, इन्फॉर्मेशन आती है, वो टैक्स पेयर की भी 2 दिन जान निकली रहती है, कोई उसकी ख़ास सब्सटेंस अगर नहीं भी होता, वकील भी जाता है, जवाब देता है, और वो फाइल में खुदे लाइन लग जाता है। ये सारी इकोनॉमी की एक्टिविटी फ्रूटाइल एक्सरसाइज है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और ये जैसे इन्होंने बात की कि भाई कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये भी सर जो हम शुरू में बात कर रहे थे ट्रेनिंग की, कि जी इंफॉर्मेशन अब इस वक्त तो इंफॉर्मेशन सरकार के पास भी बहुत मौजूद है, जी हाँ, जो कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन है CNIC से इनके पास मौजूद है। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में वो एक इकट्ठी मिलिट्री वालों के वेव साथ शुरू, मिलके डोर टू डोर उन्होंने वो किया था, वो पता नहीं कहाँ गई, वो सारे जमा की गई थी। अब तो सर डिजिटल वर्ल्ड में ये इंफॉर्मेशन भी मौजूद है, और उसके बाद भी आप अगर कहें टैक्स पेयर से कि जी इसने मुझे चौंके चलानों की कॉपियाँ नहीं ला के दी, इसलिए मैं इसकी बात नहीं मानता, तो फिर तो आप पहले से परसेप्शन लेके बैठे हैं कि जी जो आया वो चोर है। जब कंक्लूडिंग रिमार्क्स इतना होते हैं बट साहब आपसे पहले, एक तो यही कि बेहतरी के लिए, यानी पब्लिक साइड से भी, टैक्स पेयर साइड से भी और टैक्स कलेक्टर साइड से भी, दोनों को रिस्पेक्ट के साथ किस तरह से मुल्क की बेहतरी के लिए उनको देखिए सर, वो कहते हैं ना ताली दोनों हाथों से बजती है। लेकिन अभी जैसे ब्रॉडरिंग की मैंने बात की, तो आप अगर NTN चेक करें तो 60 लाख, कोई 55 कहता है, कोई 60 कहता है। NTN तो इशू हुए हैं, लेकिन उसमें से जो फाइलिंग हो रही है सिर्फ 32 लाख की है। तो बाकी का जो 28 लाख है या जितना भी है, 25 है, जितना है, उसको भी ज़रा तरीके से बीच में लेकर आए, नंबर 1। और जैसे अभी बताया 15 के ऑडिट हो रहे हैं, 14 के भी होते रहे, काफ़ी ड्रॉप भी हुए। अब मेरी रिक्वेस्ट ना दोनों तरफ पे होगी। देखें, मैं चाहता हूं कि मेरा मुल्क ग्रो भी करे, लेकिन बगैर किसी एक्स्ट्रा बर्डन के लोगों पे। लेकिन ब्रॉडरिंग, मैं शुरू से एक ही सेंटेंस पे हूं, ब्रॉडरिंग के अलावा मेरे पास और कोई चीज़ बच नहीं जाती, नंबर 1। दूसरा, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, ब्रॉडनिंग के लिए भी कोई आसान तरीका इख्तियार किया तरीका, ये अभी मैंने बताया आपके शुरू में। आप वो हम जैसे लोग भी जो टैक्स के साथ मुतल्लिक भी हैं, आप लोग भी इतनी आसानी से उसको जैसे अभी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के लिए कानून बना है ना जी, इससे लोग सेल टैक्स को कीपिंग इन व्यू रखते हुए इसमें मैक्सिमम बेनिफिट, एग्जिस्टिंग को तो बहुत बेनिफिट होना। देखें, मेरी 1 करोड़ रुपए की टर्नओवर है, 100 मिलियन आप लगा लेना, मुझे देना क्या 0.25%। 3 साल के लिए आप इसके अंदर रहेंगे, आप इतना टैक्स दें, आप जान छोड़ें, ठीक है। सेल टैक्स अपनी जगह पे रहेगा, तो जहाँ सहूलत मिलती है वो ले लेनी चाहिए। मैं थोड़ा सा कंक्लूडिंग, बाकी लोग भी इस पर कोई अपना वो करें। जैसे अब आप एक चीज़ कहते हैं कि रिटर्न, जैसे सेल्स टैक्स का है, अब डॉक्टर्स पे भी, अब वकीलों पे भी है कि वो रिटर्न हर महीने जो भी डिडक्शंस होगी, इसको किसी तरह से ये नहीं हो सकता वो कंसोलिडेटेड करके एनुअली। अब हर महीने एक और प्रैक्टिस आपने डाल दी, उस पर स्टे हुआ है हाई कोर्ट से, अभी तो पता नहीं बाकी सूबों में, मेरे ख्याल पंजाब में शायद उन्होंने कर दिया है, बाकी कुछ। तो इस पर आप क्या देखें, पता क्या सर, इनकम टैक्स जो लॉ है ना, उसमें कैसे किया जाए? 2 चीज़ें ना इनकम टैक्स में, 2 बड़ी चीज़ें। सेल टैक्स, वो तो सेल टैक्स तो मंथली भी है और क्वार्टरली भी है। अब चूंकि उनके लॉ में जब तक आप पीछे से लॉ अमेंड नहीं करवाएंगे,
तो वो तो उसी तरह सिस्टम चलेगा, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे सेल टैक्स अगर आप देखें तो इनकम टैक्स में भी एडवांस टैक्स जा रहा है, वो क्वार्टरली बेस पे है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये मंथली है या क्वार्टरली है, ज़्यादा मंथली बेस पे है, उधर क्वार्टरली बेस पे जा रहा है। स्टेट ने देखे पूरा साल चलना है, अगर मैं साल के बाद आपसे पैसे लूँगा, नहीं पैसे तो आ रहे हैं ना, सिर्फ ये फाइनल की बात है। जो हम देखो ना, जो मेरी डिडक्शन होनी है, जो मेरी इनकम है, और उसमें डिडक्शन तो हो रही है। जी जी। अब सिर्फ जो मैंने रिटर्न भरने हैं वो ज़रूरी है कि मैं उसको हर महीने भरूँ, ज़रूरी है। वो तो साल के बाद हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे तो आ गया, कंप्यूटराइज्ड है, वो सारी चीज़ आ रही तो है। फिर आप ये सजेशन जा सकती है कि आप उसको भी क्वार्टरली कर लें, ताकि इनकम टैक्स तो दोनों बराबर कर लें आप। ये भी हो सकता है तो गई ना, कि पैसा तो विद होल्डिंग का जो है वो तो जाना ही है। इनकम टैक्स में देखें मेजर जो टारगेट अचीव होता है, अगर मुझे 100 रुपया चाहिए तो मुझे 80 रुपीज़ तो एडवांस में ही आ जाते हैं, वो विद होल्डिंग में आया होता है। बाकी वो जो ऑडिट है 122 है, मतलब अमेंडमेंट इन असेसमेंट है या सिलेक्शन करनी है, वो इकट्ठा कर लेंगे वो पैसा। सेल टैक्स में भी ये सजेशन जा सकती है कि आप इसको इनकम टैक्स, क्योंकि आप दोनों पैरेलल वो कर रहे हैं दोनों को, वो टाइम काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट होके सेल टैक्स में इधर आई हैं और इधर से उधर भी गई हैं, तो ये भी हो सकता है कि उसको क्वार्टरली पे शिफ्ट कर दिया जाए। इरफान साहब, आपका क्या उस पे ये बात आपने बड़ी अच्छी की कि कंप्लायंस कॉस्ट टू द बिजनेस को रिड्यूस करना चाहिए। वो मंथली पीआरए की, अगर वो 4 प्रोविंसेस में काम कर रहा है तो वो मंथली वो रिटर्न भी दे रहा है, वो सेल्स टैक्स रिटर्न भी दे रहा है, वो इनकम टैक्स की विद होल्डिंग कंप्लायंसेस भी कर रहा है, विद होल्डिंग की, हालांकि उसका उससे ताल्लुक भी नहीं है, डिडक्शन तो हो चुकी है, की, सोशल सिक्योरिटी की, ये रिटर्न मंथली सारी जमा करा रहा है। लॉ में एक बड़ी अच्छी प्रोविजन है कि अगर आप टाइम पे टैक्स नहीं जमा कराएंगे, आपसे डिफॉल्ट लेंगे 12%, जी, आप उसकी कंप्लायंस कॉस्ट रिड्यूस कर दें, उसको क्वार्टरली या 6 मंथ पे ले जाएं। टैक्स मंथली देना होता है, वो जमा कराता है, वो तो हो गया, टैक्स पेयर जमा कराता है, लेकिन वो हर महीने उसकी रिपोर्टिंग करता है। मुझे ये बताएं, आज तक उस रिपोर्टिंग से क्या मिलेगा, हमने उससे क्या कोई बेनिफिट या कोई डिसीजन मेकिंग हमें इम्प्रूव हुई है? नहीं हुई जी। अदरवाइज आप उसको 6 महीने पे ले जाएं, उसकी कंप्लायंस कॉस्ट कम कर दें। ये तो इस इशू पे है। ओवरऑल आप कंक्लूड कर रहे हैं, आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपकी आज की इस डिस्कशन के हवाले से, कि हम मुल्क की बेहतरी के लिए जो ये बजटरी प्रपोजल्स होती हैं, इस पे क्या प्रपोज करते हैं आप कि किस तरह से इसको पब्लिक को शामिल किया जाए और टैक्स पेयर को, टैक्स कलेक्टर जो है उनको किस तरह से राग़िब किया जाए कि वो रिस्पेक्ट करते हैं। फिर दोबारा वही बात, बजट जिस वक्त बनता है उस वक्त शायद ये प्रपोजल सारी इकट्ठी तो होती हैं, वो कितनी मिनिस्ट्री से अप्रूव होती हैं, मानी जाती हैं, ये एक सेपरेट इशू है। एनफोर्स तो यहाँ से ज़ाहिर है जनरल पब्लिक या बार, पाकिस्तान बार, टैक्स बार, तो ये एनफोर्स नहीं कर सकती। प्रपोजल जाती हैं, प्रपोजल चेंबर से भी जाती हैं, बाकी और वो प्रपोजल कितनी बजट में आती हैं, ये तो जब बजट अनाउंस होता है उस वक्त ही अंदाज़ा होता है। टैक्स कलेक्टर के हिसाब से जो है वो टैक्स कलेक्शन की तरफ से भी प्रपोजल आती हैं, लेकिन सर उनकी तरफ से जितनी भी आज तक प्रपोजल बजट में इम्प्लीमेंट होती है वो फैसिलिटेशन की नहीं होती। नहीं, बिल्कुल वो पकड़ धकड़ की होती है, फैसिलिटेशन की नहीं होती। एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल मैं देके कंक्लूड करूंगा। डेप्रिसिएशन है, स्टैट्यूटरी अलाउंस है। अगर एक टैक्स पेयर ने खुद रिटर्न भरी है, उसने किसी वकील को इन्वॉल्व नहीं किया, उसने टैक्स भरी और रिटर्न में वो नहीं लिया उसने डेप्रिसिएशन, तो ऑफिसर नहीं अलाउ कर रहा होता। जबकि लॉ में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक होल्ड किया फैसले में कि स्टैट्यूटरी अलाउंस द टैक्सेशन ऑफिसर is a custodian of law, he has to apply correctly even if it is not asked, even if it is not asked। statutory allowance मिल रहा है, उसको करना चाहिए, तो सर टैक्स पेयर को कभी जाके ऑफिसर ने ये कहा नहीं भाई तुम्हें ये बेनिफिट भी मिल सकता था यार, ये क्लेम करो भाई, ये क्लेम कर लो, ये तुमने छोड़ दिया था तो ये इसको मैं खुद दे रहा हूँ इसको। आज तक तो ये नहीं हुआ। हमें इनकी ट्रेनिंग करने की ये भी ज़रूरत है कि फैसिलिटेट करें। जी जी, चीज़ें मेरे ख्याल में उसी सीक्वेंस में मैं एक बात कहूँगा, जितना आपका रेवेन्यू कलेक्ट होता है, देखिए डिपार्टमेंट के पास तो उसका रिकॉर्ड होता है, उसने उस रिकॉर्ड को रिकंसाइल करना है बैंक स्टेटमेंट के साथ जो रेवेन्यू कलेक्शन है। ये एरिया सबसे ज़्यादा मिसिंग है उनका। और आप यकीन करें, ना FBR के फिगर्स मिलते हैं, ना AGPR के फिगर्स मिलते हैं, ना बैंक जो कलेक्ट कर रहा होता है उनके फिगर्स मिलते हैं, और माशाल्लाह स्टेट बैंक के साथ भी फिगर्स नहीं मिल रहे होते। देखें ये इनका जो होमवर्क है, ये एक बड़ा थॉरोली इसको रीवैम्प करने वाला ये सिस्टम है। अगर आपकी ये रिकन्सिलिएशन मंथली बेसिस पे चलती रहे, तो अगर
पैसे जमा टैक्स पेयर ने करवा दिए हैं, तो आपके पास तो रिकॉर्ड तो ऑलरेडी चला गया हुआ है इन वन फॉर्म और दी अदर। आप नोटिस उसको दे रहे हैं, उसके पे नोटिस की ज़रूरत नहीं है। देखें, सिंप्लीफिकेशन जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई प्रोसीजर नहीं करेंगे, क्योंकि देखें डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। आप एक लिस्ट बनाएं, उसके बाद उसकी स्टडी करवाएं, उसकी जो डुप्लीकेशन है उनको आप मिटिगेट कर दें, ये फैसिलिटेट कर दें। यकीनन इससे टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा, आपकी टैक्स डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, और जो बिजनेसमैन है उसको भी फैसिलिटेशन बढ़ेगा उसको। बिल्कुल। बहुत मेहरबानी जनाब ताहिर भट्ट साहब, जनाब यार साहब, जनाब भट्ट साहब। नाजरीन, हमने कोशिश की कि आपके सामने मौजूदा बजट के हवाले से और ओवरऑल टैक्स कलेक्शन और जो टैक्स पेयर्स हैं उनके हालात को देखते हुए हम अपनी क्या राय दी जा सकती है जो मुल्क की बेहतरी के लिए हो, और हम मुल्क को कैसे खुशहाली की तरफ लेके जा सकते हैं, और हम उन जो हमारे अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर इनामात किए हैं, इतने ज़्यादा हमारे अल्लाह ताला के नेचुरल रिसोर्सेज हमें दिए हैं, उनको किस तरह से मुल्क के मफाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और मुल्क को खुशहाल बना सकते हैं, जिसका बेनिफिट जनरल पब्लिक को भी हो, और हम दुनिया में एज ए होल इंसानियत की भलाई के लिए भी अपना रोल प्ले कर सकें। आइंदा किसी और प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच। इजाज़त चाहते हैं।